हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। आज हमारा जो है एनालिटिकल रीजनिंग विल स्टार्ट। हमने 2018 का जो सीसेट का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे थे उसमें हमने अपना क्वांट वाला पोर्शन पूरा कर लिया है। दोनों पार्ट्स हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सीसेट 2018 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और ये फिनिश होने के बाद हम रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट लेंगे और वो वाला चैप्टर हमें आगे करना है। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपका सिटिंग अरेंजमेंट एंड काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। हम स्टार्ट करेंगे इससे। तो 2017 का जब हमने क्वेश्चन आंसर किया था, क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था, तो उसमें हमने रीजनिंग किया था। काफ़ी कुछ उसी से है, मतलब सारे जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स रिपीट किए गए हैं। कुछ है जो न्यू टॉपिक्स है जो 17 में नहीं आए थे बट 18 में आए हैं। तो वन बाय वन विल सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसमें एक 3 डायमेंशनल फिगर आपको दिया हुआ है, 3 डायमेंशनल फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फिगर है, इसमें हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, आपको देखने में थोड़ा सा लग रहा होगा। इसके 2 तरीके हैं। जो फर्स्ट तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये एक सिमेट्री है। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये एक इधर फेस है, इधर साइड एक फेस है। ठीक है, ये इधर एक फेस है जो पीछे साइड को है। ठीक है, एक ये पिरामिड सिमेट्री टाइप का है। तो इसमें आप अगर ऊपर देखते हैं, ऊपर अगर काउंट करते हैं तो आप देखिए, इसमें देखिए एक ये ट्राइंगल है, दूसरा ये ट्राइंगल है, तीसरा ये ट्राइंगल है, फोर्थ ट्राइंगल आप पीछे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ अगर आप देख सकते हैं तो ये जो लाइन आ रही है ये फोर्थ ट्राइंगल है, ये फिफ्थ ट्राइंगल है। ये 5 ट्राइंगल आपके बन गए ऊपर की तरफ। सेम 5 अगर आप देखें तो ये देखिए 1 2 3 4 एंड अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3 एंड देन आप सामने की तरफ देखिए तो ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 5। ये 5 ट्राइंगल, तो 5 ऊपर हो गए, 5 नीचे हो गए। सेम तरीके से आप इधर देखिए। तो अगर आप इस 3D फिगर्स को हमेशा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको बैकवर्ड जाके थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, सेम तरीके से आपके 5 ट्राइंगल दाएं साइड में बन रहे हैं, 5 बाएं साइड में बन रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 और ये 2, ये आ गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका इधर साइड देखिए, ये देखिए ये आ गया आपका 4, 1 हो गया ये, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ये 5 ट्राइंगल आपके ये सामने साइड बन रहे हैं और यही 5 ट्राइंगल आपके पीछे साइड भी बनेंगे। तो 5 आगे, 5 पीछे, 5 ऊपर, 5 नीचे, टोटल कितने हो गए? मैंने ऐसा ले लिया, आपका ऐसे राउंड घुमा दिया। तो इस राउंड पे सामने वाली फेस पे अगर आप देखोगे तो ऐसे हो गया 5, पीछे साइड पे ऐसे 5 आ जाएगा, ऊपर 5 और नीचे 5। तो आपके टोटल ट्राइंगल हो जाएंगे 5 + 5 + 5 + 5 = 20। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरे तरीके में आपको जो सॉलिड लाइंस दी हैं, ठीक है, 3 ट्राइंगल्स काउंट करने हैं आपको। पहला ट्राइंगल्स जो काउंट करना है वो सॉलिड लाइंस का ट्राइंगल काउंट करना है। सॉलिड लाइंस का ट्राइंगल काउंट करना है। जितनी भी सॉलिड लाइंस का ट्राइंगल मतलब ये जो लाइन आपकी बन रही है जो सॉलिड है, उनसे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं वो काउंट करना है। तो वो आप काउंट कर लीजिए। सेकंड, आपको डॉटेड लाइंस का ट्राइंगल काउंट करना है। डॉटेड लाइंस का ट्राइंगल काउंट करना है। ठीक है, ये जितनी डॉटेड लाइंस वाले जो केवल डॉटेड लाइन से बना है, ठीक है, केवल डॉटेड लाइन से जो ट्राइंगल बने हैं एंड पूरे, जैसे अगर आप देखें डॉटेड लाइन से तो आप ये ट्राइंगल देखिए 1 2 और ये 3, ये ट्राइंगल, ये एक डॉटेड लाइन से बना हुआ ट्राइंगल है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पे ये ट्राइंगल देखेंगे तो ये लाइन आपकी डॉटेड दी हुई है, ये भी डॉटेड दी हुई है, लेकिन ये सॉलिड है। तो तीसरा टाइप क्या है? डॉटेड एंड सॉलिड। यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे हो सकता है आपको ना दिखे। तीसरा टाइप क्या है? डॉटेड एंड सॉलिड लाइन से जो ट्राइंगल बना है, डॉटेड एंड सॉलिड लाइन से।
ठीक है, जो ट्राइंगल बने हैं इन सबको आप काउंट करिए और ऐड कर दीजिए। आप काउंट करके बताइए मुझे, जिसके पास क्वेश्चन पेपर होगा उसको एग्जैक्ट फिगर मिल जाएगा। तो आप मुझे काउंट करके बताइए कि इस मेथड से आपके हर टाइप के ट्राइंगल कितने निकले हैं, ठीक है, एंड टोटल 20 आ रहा है या नहीं। वैसे इजी तरीका, सबसे इजी क्या होता है, यही होता है। ये देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, सेम वे ये जो है ये आपका साइड वाला आ गया, तो सेम वे आप पीछे की तरफ देखिए तो हो गया 4, और ये देखिए यहाँ पे आपका दिया है ना, आप ऐसे देखिए तो ये आपका 4 और ये हो गया 5, यानी टोटल 5 ट्राइंगल। आप कहेंगे इधर तक क्यों नहीं लिया, तो भाई सेंटर तो यहीं तक है, वो ऐसे उठा हुआ है ना, तो आपको ये अज्यूम थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। 3D में इमेजिनेशन पावर बहुत ज़रूरी होती है, तो 3D फिगर है तो इमेजिनेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 5 हो गए ऊपर, सेम तरीके से 5 हो गए नीचे। आप देखिए ना इसके फेसेस देखिए, एक ये, अगर मैं केवल अभी आपको जो मैंने ऊपर और नीचे वाला बताया उससे चलूँ तो आप देखिए, जैसा हम जब क्यूबाइड बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, क्यूबाइड में हम सिंपली जो पीछे की लाइंस होती है उनको डॉटेड से दिखाते हैं ना, आगे की लाइंस को हम सॉलिड से दिखाते हैं, पीछे की लाइंस को हम डॉटेड से दिखाते हैं। तो सेम तरीके से देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, ये लाइन देखिए, और फिर ये और ये और ये लाइन, ये आपकी हो जाती है सामने साइड की। तो सामने मतलब सामने तरफ से जो दिखती हैं, तो आपको नीचे से एक पिरामिड मिल रहा है, ऊपर से एक पिरामिड मिल रहा है, ऊपर 5 ट्राइंगल, नीचे 5 ट्राइंगल। आप काउंट कर सकते हो, 1 देखिए 1 2 3 4 एंड 5। सेम वे इधर ऊपर भी होगा तो 5 5 10 हो जाएंगे। सेम मैंने आपको काउंट करके बताया इसको, 1 2 3 4 एंड 5। ये इधर के सामने के 5, पीछे साइड भी 5 हो जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसे है तो पीछे से भी तो उतने ही आया होगा, तो 5 हो जाएंगे। तो 5 आगे, 5 पीछे, 5 ऊपर, 5 नीचे, टोटल 20 ट्राइंगल्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चंस आते नहीं है, बहुत कम ही अभी आया है 2018 में, ठीक है, हमने कर लिया। नॉर्मली 3D के क्वेश्चन ऐसे आते नहीं, आते भी हैं तो आप दो में से किसी भी एक मेथड से कर सकते हैं। नॉर्मली आपको सिमेट्रिक फिगर ही देगा, सिमेट्रिक फिगर ही देगा, ऐसा नहीं देगा जहां पे आप बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो द करेक्ट आंसर इज C20, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर सेकंड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग सम। इसमें दिया है आपका पॉइंट, ठीक है, फिर दिया है +1 पॉइंट, +2 पॉइंट, +0.3 +0.1 इज इक्वल टू 21 पॉइंट। इसमें जो ये पॉइंट है ये डेसिमल नहीं है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये डेसिमल नहीं है, ये कोई एक डिजिट है, कोई एक नंबर है, 0 से 9 तक की कोई एक डिजिट है जो इस पॉइंट की जगह आएगी। अब आपको यही निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को मान लीजिए A, ठीक है, 1A 2A A3 A1 21A, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप यूनिट डिजिट निकालने का जो हमने तरीका देखा था, हम यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो जो हम तरीका देखे थे उसमें ये था कि अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इन सबके यूनिट डिजिट का सम ही होगा, ठीक है, सबके यूनिट डिजिट का सम ही होगा। तो एक तरीका तो है आप सिंपली इक्वेशन सॉल्व करिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है, हमेशा जाइए आप ऐसे क्वेश्चंस को ट्रायल एंड एरर से कर लीजिए। ए की जगह पे क्या हो कि a + a + a + 3 + 1 a आए, ठीक है, यानी यूनिट डिजिट पे a आए। यानी अगर मैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है 4, बी ऑप्शन है 6, सी इज 5 8, यानी 4 6 5 8 ये 4 दिए हैं, ठीक है। तो हमेशा इनको ट्रायल एंड एरर से कर लीजिए, हमेशा ऐसे ही करने का। 4 रखिए, 4 ऐड करेंगे तो 4 प्लस इधर 4 होगा तो 4 4 8, इधर 4 होगा 12, फिर 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। लेकिन ये तो 4 आ रहा है ना, नहीं, 6 रखिए, 6 + 6 12 होता है, 12 + 6 कितना हो जाएगा आपका 18, 18 यानी 8 आ गया, 8 और 3 21 यानी 1 आ गया, 1 + 1 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, नहीं। अगला यूनिट डिजिट निकालिए 5 से, 5 रखिए,
फिर 1 5, यानी 5 केवल यूनिट डिजिट को मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, कितना आ गया आपका? यहाँ पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। 5 5 10 15 30 3 18 प्लस 1 19, यानी आपका 9 आ गया। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट में क्या है? 5 आना चाहिए, ये भी नहीं है। तो अगला क्या ऑप्शन बचा? 8 बचा। तो आंसर इज 8। चलिए चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं 8 रखती हूँ तो 8 प्लस 8 16 प्लस 8 24 प्लस 3 27 प्लस 1 28 आ गया। यानी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 8 आ गई। ठीक है, a इज इक्वल टू 8, हम वही लेके चले थे ना, देखिए। तो 8 इज द करेक्ट आंसर। और अदरवाइज आप कैसे कर सकते हो? आप सिंपली इसको, वैसे ऐसे क्वेश्चंस को ट्रायल एंड एरर से ही करिए, बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, हमेशा जब भी बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस हो तो ट्रायल और एरर मेथड का ही यूज़ करिए। कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है, बहुत जल्दी आंसर आता है और आंसर सही आता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स। यहाँ पे ये हमने जैसे सीरीज वगैरह देखा है ना, सीरीज पढ़ चुके हैं, उसी में से कुछ है, ऐसे ही है। मिसलेनियस सीरीज है, आई थिंक ये मिसलेनियस है, इसमें ऐसा कुछ प्रॉपर मुझे दिख नहीं रहा है, APGP। ठीक है, ये दिया है। देन आपका दिया है 4/6, 6/11, 8/16 एंड अगला क्या दिया है? 8/ क्वेश्चन मार्क दिया। बोला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कभी ऐसा है, क्या करना है? इन तीनों के, चारों के बीच में रिलेशन निकालना है। 8 6 4 और इस 6 के बीच में रिलेशन निकालना है कि कैसे होगा। तो अगर मैं देखूं कि भाई 8 + 10 18, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है 6। ठीक है, 8 में 2 माइनस करिए 6 आया, 6 में 2 माइनस करेंगे 4 आया। ओके, 10 में 2 माइनस करेंगे 5, 5 में 2 9, नहीं जम रहा है, ये भी नहीं जम रहा है। तो इसमें 8 में 6 जोड़िए 14, यहाँ पे 4 है। चलिए ये भी एक देख लेते हैं, ये 4 है। देन यहाँ 6 कैसे आया? ये भी नहीं जम रहा है। तो अगला देखिए, 8 में 4 ऐड कीजिए तो 12 आता है, और 12 में 6 माइनस करिए तो 6 आता है। ओके, ये जम रहा है, यानी इसमें इसको ऐड कर रहे हैं और फिर जो एडिशन आ रहा है उसमें हम इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा है। अगला देखिए, 10 में 6 ऐड कीजिए, जैसे हमने 4 ऐड किया था, 6 ऐड कीजिए, 16 आया। 16 में 5 को माइनस कीजिए, 11 आ रही। यस, यानी सीरीज क्या बना रहा है आपको? हर उसमें जो ये दिया है इसमें नीचे तीसरे नंबर वाले को ऐड कर रहे हैं। 15 + 8 23, और इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, -7 16 आ गया। तो सेम वे 13 + 8 21, और 21 - 4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर विल बी 17। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी सीरीज दी रहेगी आपको। इनके जो भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, उनके बीच में रिलेशंस निकालने हैं, एंड देन उसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, तो लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द वर्टाइसेस ऑफ एन ऑक्टागन। तो सबसे पहले तो एक ऑक्टागन बना लीजिए कि भाई ऑक्टागन के वर्टाइसेस को ज्वाइन करते हुए कितने डायगोनल्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्टागन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो 8 है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं इसके हर वर्टेक्स से मैं डायगोनल खींचना स्टार्ट करूं तो मैं इस पे नहीं खींच पाऊंगी, इस पे नहीं खींच पाऊंगी, और इसी से खींच ही रही हूँ। तो एक ये निकल गया, एक पॉइंट ये निकल गया, एक पॉइंट ये निकल गया, यानी इन 3 वर्टेक्स ऐसे हैं जिन पे मेरा डायगोनल नहीं खींचेगा। इससे आप इस पे डायगोनल नहीं खींच सकते, इससे इस पे डायगोनल नहीं खींच सकते। ठीक है, तो एक पॉइंट ये, एक दूसरा वर्टेक्स है, तीसरा वर्टेक्स है, यानी 3 वर्टाइसेस ऐसे हैं जो साथ में डायगोनल नहीं बना सकते। तो बचे कितने? 5, यानी आपके टोटल 5 वर्टाइसेस होंगे, 5 डायगोनल्स बन सकते हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं तो इस पे निकल सकता है, इस पे निकलेगा, इस पे जाएगा, इस पे जाएगा एंड इस पे जाएगा। ठीक है, इन तीनों पे नहीं जाएगा। तो सेम तरीके से हर वर्टेक्स से आप टोटल 5 डायगोनल्स खींच सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसको कंसीडर करूंगी तो इस पे नहीं जाएगा, इस पे नहीं जाएगा, और ये तो खुद ही एक पॉइंट है। तो 1 2 3
टोटल 8 वर्टेक्स है, जिनमें से 3 वर्टेक्स एक साथ निकल जाते हैं, वो तो एक पॉइंट खुद ही हो गया, 2 पॉइंट लीनियर हो गए, तो नहीं खींच सकते। तो बचे कितने? 5। यानी किसी भी एक वर्टेक्स से आप बाकी के 5 वर्टेक्स ऐसे हैं जिन पे डायगोनल खींच सकते हो। तो टोटल कितने डायगोनल खींचे? 5। तो हर वर्टेक्स से 5 डायगोनल खींच गए। अब आप मुझे ये देखिए कि जैसे मैंने यहाँ से खींचा है तो एक इधर गया, एक इधर गया, ठीक है। तो मैंने ऐसे कितने वर्टेक्स है? 8 वर्टेक्स है, तो 8 × 5 40 डायगोनल्स हो गए, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब मैंने यहाँ से खींचा इस पॉइंट पे, फिर जब मैं इस पॉइंट पे आई तो इससे भी मैंने ये पॉइंट पे खींचा, यानी एक डायगोनल 2 बार कंसीडर हो रहा है, क्योंकि यहाँ से खींचा यहाँ पे, जब मैं घूम के इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, इसके 5 हो गए, जब मैं इसके 5 पे आई तो मैंने फिर यहाँ से यहाँ पे खींचा ना। तो सेम तरीके से हर वर्टेक्स का एक डायगोनल आपका हर मतलब रिपीट हुआ है। तो अगर टोटल 40 डायगोनल्स हैं तो हमारे कितने डायगोनल्स एक्चुअली खींचे जा सकते हैं? 40/2, क्योंकि हर डायगोनल रिपीट हो रहा है, यानी 20। टोटल 20 डायगोनल्स आर पॉसिबल। आपने 3 क्यों निकाला? मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एक तो खुद यही पॉइंट और दूसरा क्या है? 2 लीनियर पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जो बचते हैं। बाकी 5 वर्टेक्स पे आप डायगोनल खींच सकते हैं किसी भी एक वर्टेक्स से, ठीक है। तो आपके टोटल 5 डायगोनल हो गए, 8 वर्टेक्स होते हैं तो 40 डायगोनल्स हो गए। अब हर डायगोनल रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ खींचा है, लेकिन जब इस पे पहुंचे तो यहाँ से भी यहाँ खींचा है, ये यहाँ से यहाँ खींचा है, इस पे पहुंचे यहाँ से भी यहाँ खींचा है। तो इस तरीके से, जैसे आप इसी को ले लीजिए, अगर मैं यहाँ से यहाँ खींच दूँ, लेकिन जब इस पे पहुंचूंगी तो ये भी तो यहाँ पे डलेगा, वो भी तो काउंट हो रहा है। तो हर डायगोनल 2 बार आया है, यानी 2x = 40, तो x = 20। तो टोटल 20 डायगोनल्स आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस से रिलेटेड है, ठीक है। डाइस वाला भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। डाइस वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, एंड आपको अगर कंसेप्ट याद हो, जिनको नहीं है तो मैं आपको 2 लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी। एंड इफ समटाइम्स आई फॉरगेट टू शेयर दिस लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, देन प्लीज़ विजिट, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उससे जाके देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए हम देखते हैं हमारा इसमें क्या पूछा है। किसी एक डाइस के 3 अलग अलग वो फेजेस दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये बोला है कि एक डाइस है जो जिसके 3 बार उसको फेंका गया और 3 अलग अलग फेजेस दिखाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 पॉइंट है पहले वाले में, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट है, ठीक है। अगले फेजेस में क्या है? 3 नहीं 4 दिखाए गए, ठीक है। अगले वाले में क्या है? यहाँ पे पॉइंट, अभी हमने डाइस में मैंने आपको बताया था पॉइंट भी हो सकता है, कलर्स भी हो सकते हैं, कोई दूसरी आकृति भी हो सकती है और नंबर्स भी होते हैं, ठीक है। तो लेकिन होंगे जो भी है, आपका मोस्टली 6 नंबर्स का ही डाइस आपके एग्जाम्स में आते हैं और यही हमारे नॉर्मल उस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगला है आपका, इधर 4 पॉइंट्स दिए हैं, सबको दिख रहा होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इधर 3 पॉइंट्स दिए हैं। जो अगला आपका फिगर दिया हुआ है, दैट इज गिवन फॉर क्रॉस। ऊपर वाले फलक पे फेस पे इसके क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है। बाकी 2 फेसेस पे 2 और 1 पॉइंट दिया हुआ है। तो ये बोल रहा है, इससे आपको देखिए एक ही डाइस के क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन निकले, 3 क्वेश्चन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग अ सिंगल डॉट। तो आपको क्या पूछा है कि भाई जो सिंगल डॉट है, पहला क्वेश्चन है कि सिंगल डॉट के अपोजिट फेस पे कौन सा सिंबल होगा। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे भी लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, ठीक है। यहाँ पे डबल डॉट है, यहाँ पे भी डबल डॉट है। यानी तो अगर आप डाइस का, जिसने वीडियो देखा है वो उसको सिंपली पता होगा कि मैंने बताया था कि जब 2 ऐसे डाइस हो जिनके 2 फेसेस पे सेम मतलब कॉमन साइन हो, 2 साइन जिनके फेसेस पे कॉमन हो, तो तीसरा जो अनकॉमन होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी ये अपोजिट होगा इसके, क्योंकि ये तो ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ कॉमन हो गया।
तीसरा जो नहीं कॉमन है वो क्या है, एक ये हो गया, एक 3 हो गया। तो जो नहीं कॉमन होता है एक दूसरे में, दोनों फेसेस में, वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो आंसर इज 1 के अपोजिट पे आपको 3 डॉट्स मिलेंगे। तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3 डॉट्स। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the symbol on the face opposite to that containing 2 dots? 2 डॉट्स सिंबल के अपोजिट फेस पे क्या होगा? ठीक है, चलिए इससे आप बाहर निकलिए। क्यों इससे बाहर निकलिए? क्योंकि यहाँ पे तो भाई 2 और 3 है, यहाँ भी 2 और 3 है। जिसके अपोजिट होता है हमें ऐसा एक फिगर लेना है कंपैरिजन के लिए, तो जिसके अपोजिट निकालना है वो कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये 2 अपोजिट है, यहाँ भी 2 अपोजिट है, नहीं लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे मूव करती हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरी लाइन कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है कुछ भी। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 3 और 4 है, लाइन लेकिन कॉमन है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम, जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज मूव कर देते हैं। ठीक है, जो कॉमन होता है उससे क्लॉकवाइज मूव करिए। और लिखना कैसे है, सबसे ऊपर आपने कॉमन को लिखा, ठीक है, कॉमन आ गया यहाँ पे। अगला उसके बाद क्या मिला है, 2 डॉट, चलिए 2 डॉट ले लिया। इसका अगला क्या मिला है, 4 डॉट, 4 डॉट कर लिया हमने। ठीक है, इसको ऐसे करते हैं जैसा लिखा है। ठीक है, 4 डॉट कर लिया। फिर इसका अगला क्या है, 1 डॉट, तो 1 डॉट कर लिया। और इसका अगला क्या है, 3 डॉट, तो 3 डॉट कर लिया। तो ये जो है, ये तो नहीं, ये कॉमन होता है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ये तो हमारा पहले ही निकल चुका है। 2 के अपोजिट 4 डॉट वाला होगा। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट आंसर इज 2 के अपोजिट 4 डॉट वाला। अब 2 के अपोजिट 4 डॉट है, लाइन, और 1 के अपोजिट 3 डॉट है, तो लाइन के अपोजिट क्या होगा? अगला क्वेश्चन शायद यही है, देखिए, व्हाट इज द सिंबल ऑन द फेस अपोजिट टू दैट कंटेनिंग द क्रॉस? तो अभी देखिए 2 के अपोजिट 4 डॉट मिल गया, तो यानी 2 मिल गया 4 के अपोजिट। ठीक है, 1 मिल गया 3 के अपोजिट, लाइन भी आपको मिल गई। लेकिन एक ऐसा सिंबल है जो नहीं मिला है अभी तक किसी के अपोजिट, लाइन। तो जब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, 4 तो यही निकल गए, तो बचा क्या, लाइन और क्रॉस। तो यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना, तो अगला ये आ गया। वैसे आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, 1 2 और लाइन यहाँ पे है, 1 2 और क्रॉस यहाँ पे है, तो 1 और 2 कॉमन हो गए। जो नहीं कॉमन है वो है क्रॉस और यहाँ पे लाइन। तो जो अनकॉमन होगा वही एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो क्रॉस और लाइन एक दूसरे के अपोजिट हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कर लिया है आपने। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक एंड बुक इज ग्रेटर देन कैप। क्या बोल रहा है, पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन, pencil is less than book and book is greater than cap। तो बोल रहा है which one of the following is always true। तो अब आपको स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। पहला क्या दिया है, पेन इज ग्रेटर देन कैप, पेन इज ग्रेटर देन कैप। देखिए, पेन इज लेस देन पेंसिल, पेंसिल इज लेस देन बुक, तो आपने क्या निकाल लिया इससे, पेन इज लेस देन पेंसिल इज लेस देन बुक। ठीक है, अब बुक जो है वो कैप से बड़ी है, तो कैप बुक के पीछे आएगी, लेकिन पेन के पीछे भी आ सकती है, पेंसिल के पीछे भी आ सकती है, दोनों से आगे भी आ सकती है। ठीक है, कैप की पोजीशन केवल ये दिया है कि बुक के पीछे है, बुक से कम है, ये नहीं दिया है कि पेन से ज्यादा है या पेंसिल से ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें ये कहता है पेन इज ग्रेटर देन कैप, पेन इज ग्रेटर देन कैप, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बुक इज ग्रेटर देन कैप। कैप तो पेन के पहले भी आ सकती है ना, तो भी बुक जो है, तो ये हमेशा सही नहीं है। नेक्स्ट इज पेन इज लेस देन बुक, पेन इज लेस देन बुक, यस, क्योंकि पेन पेंसिल से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटा है, तो डेफिनेटली पेन इज लेस देन बुक। तो दिस इज ऑलवेज राइट।
ठीक है, तो आगे नेक्स्ट मूव करने की जरूरत नहीं है। आंसर इज बी, ऑप्शन बी, पेन इज लेस देन बुक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है ए बी सी एंड डी आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट सिटीज with P, Q, R एंड S। A, B, C, D 4 स्टूडेंट्स दिए हैं जो 4 डिफरेंट सिटीज में पढ़ते हैं, P, Q, R, S, जो नेसेसरली एक सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, स्टडीइंग इन 4 डिफरेंट सिटीज P, Q, R एंड S, नॉट नेसेसरली इन दैट ऑर्डर। दे आर स्टडीइंग इन साइंस कॉलेजेस, आर्ट कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। 4 कॉलेज दिया है, 4 सिटीज दी हैं। एंड देन which are situated in 4 different states, गुजरात, राजस्थान, आसाम एंड केरला, नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर्स। मतलब 4 स्टूडेंट्स दिए हैं आपको, ए बी सी डी, 4 सिटीज़ दी हैं, पी क्यू आर एस 4 स्टेट्स दिए हैं, राजस्थान, गुजरात, केरला एंड आसाम, और 4 कॉलेजेस दिए हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, मैंने आपको बोला है आपको एक टेबल बनानी है, डोंट फॉरगेट टेबल बनानी है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी एक चीज़ फिक्स कर दीजिए, बाकी आप जैसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके हिसाब से वैरी करते जाइए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि भाई ए बी सी डी मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, ए बी सी डी 4 स्टूडेंट्स हैं, मैंने बोल दिया। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसके बाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं कॉलेज, कौन सा कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, या अगला आपका क्या दे रहा है, ये आपका अगला दे रहा है आपका साइंस कॉलेज। तो हमने कॉलेज ले दिया, अगला लिख दिया हमने सिटी, उसके बाद हमने लिख दिया स्टेट। ठीक है, एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया, तो चलिए इसको कॉलम के अंदर ही लिख लेते हैं, ए बी सी डी ले लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ये हमारे स्टूडेंट्स हो गए। वैसे इसको पहले लेना तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो अब जैसा ये बोलता है हमें उसके हिसाब से लिखते जाना है। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज गिवन, डी इज स्टडीइंग इन आसाम। डी आसाम में पढ़ता है, आसाम। ओके, नेक्स्ट, आर्ट्स कॉलेज इज लोकेटेड इन सिटी एस विच इज इन राजस्थान। आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, आर्ट्स कॉलेज, ठीक है, सिटी एस, स्टेट राजस्थान। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अभी हम ए को नहीं लेके चल रहे हैं, अभी हमने ए को क्रॉस किया हुआ है, अभी हमारा ये पता नहीं, अभी हमें ये 3 चीज़ें आ गई, ये चीज़ें पता नहीं। चलिए, स्टूडेंट्स को भी आप बाद में ही लिखिए। ठीक है, केवल डी लिखिए क्योंकि डी का इंस्ट्रक्शन मिल चुका है, तो हमने लिख लिया डी इज इन आसाम। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन है हमें पता नहीं है। नेक्स्ट इज ए इज स्टडीइंग इन कॉमर्स कॉलेज। ए इज स्टडीइंग इन कॉमर्स कॉलेज, तो इसको कॉमर्स करिए, कॉमर्स कॉलेज। यहाँ पे कौन पढ़ रहा है, ए पढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया है। ठीक है, किस सिटी में है, किस स्टेट में, अभी हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिला है। नेक्स्ट इज बी इज स्टडीइंग इन सिटी क्यू। बी इज स्टडीइंग इन सिटी क्यू। ठीक है, यहाँ पे हमारा एस आ गया, कॉमर्स कॉलेज में ये है। अब हो सकता है क्यू यहाँ पे होता, लेकिन ए है यहाँ पे, क्योंकि बी क्या कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे सिटी क्यू लिख दूँ तो क्यू होने से ए मेरा सिटी क्यू में पड़ जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है, बी इज स्टडीइंग इन सिटी क्यू, तो मैं यहाँ बी लिखूंगी, यहाँ पे सिटी क्यू लिखूंगी। ठीक है, तो ए हो गया राजस्थान में, क्यू में बी पढ़ रहा है, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा है। नेक्स्ट इज साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और ऐसा लिखते हैं कि हमें जगह मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे आसाम है, इसको और नीचे कर दीजिए। यहाँ पे क्या था, आसाम था, इसको और नीचे ले लीजिए। साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला, तो यहाँ पे लिखिए साइंस कॉलेज कहाँ पे है, केरला में है। ठीक है, एक काम करिए, इसको थोड़ा ऊपर लिखिए, अभी बी और क्यू को एक लाइन में आने दीजिए। ठीक है, अब देखिए, सिटी आपको 2 मिली है, एस एंड क्यू। बी कह रहा है क्यू में पढ़ता नहीं है, ए कह रहा है कि आपका कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है। ठीक है, ए कॉमर्स कॉलेज में पढ़ता है, बी क्यू सिटी में पढ़ता है। क्यू का भी कॉलेज नहीं डिसाइड हुआ है। ठीक है, डी आसाम में पढ़ता है, तो स्टेट कौन सा बचा आपका, गुजरात।
ए पढ़ गया कॉमर्स कॉलेज में, राजस्थान में हो गया आर्ट्स कॉलेज, ठीक है। तो आपका डी जो है, ए जहां पढ़ता है वहां डी नहीं पढ़ेगा, बी जहां पढ़ता है वहां डी नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो ए और बी यानी क्यू सिटी और कॉमर्स कॉलेज ये दोनों आपके एकदम सेफ हो गए। एस को दे दिया राजस्थान में, साइंस कॉलेज के लिए उसने दे दिया केरला, ठीक है। और आगे क्या दिया है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन केरला। तो आपका बचा कौन सा स्टेट, बच रहा है गुजरात। और केवल किस कॉलेज का स्टेट नहीं दिया है, कॉमर्स कॉलेज का स्टेट नहीं दिया है, ठीक है। तो कॉमर्स आपका जो ए है, हाँ, जो आपका ए है वो यहाँ पे पढ़ेगा गुजरात में, यानी कॉमर्स कॉलेज में पढ़ेगा। समझ में आया कैसे किया, जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी के हिसाब से चाहिए। आर्ट्स कॉलेज दिया है एस सिटी में राजस्थान में, कॉमर्स कॉलेज आपका दिया है कुछ, केवल नहीं, केवल दिया है ए पढ़ता है कॉमर्स कॉलेज में, बी दे दिया क्यू सिटी में पढ़ता है, लेकिन ना तो वो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ेगा और ना ही क्यू आपका ए वाली सिटी में होगा, ठीक है। यानी क्यू जो है वो आपका कॉमर्स कॉलेज क्यू में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि क्यू सिटी में तो बी पढ़ रहा है ना, और कॉमर्स कॉलेज में ए पढ़ता है, ठीक है। अगला है साइंस कॉलेज इज इन केरला, केरला में साइंस कॉलेज दे दिया, डी दे दिया आसाम में। तो साइंस कॉलेज चला गया, आसाम चला गया, आपका केरला चला गया, ठीक है। साइंस कॉलेज चला गया केरला में, आसाम चला गया डी के साथ, आपका बचा क्या, आर्ट्स कॉलेज चला गया राजस्थान के साथ। कॉलेज कौन सा बचा, केवल एक कॉमर्स कॉलेज है जिसकी आपको ये नहीं बताया है कि किस स्टेट में है, लेकिन बचता कौन सा, केरला, आसाम, राजस्थान जाने के बाद गुजरात बचता है। तो आपका कॉमर्स कॉलेज विल बी इन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट इज साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज कहाँ है, अब बताइए। आसाम में डी पढ़ता है, गुजरात में ए पढ़ रहा है, राजस्थान एस सिटी में है, ठीक है। और राजस्थान में आर्ट्स कॉलेज है, ठीक है। तो राजस्थान में आर्ट्स कॉलेज हो गया, गुजरात में कॉमर्स कॉलेज हो गया, लेकिन यहाँ पे ए पढ़ रहा है और क्यू सिटी में पढ़ता कौन है, बी, ठीक है। आपको पूछ क्या रहा है, साइंस कॉलेज इज लोकेटेड इन, साइंस कॉलेज किस सिटी में है, किस सिटी में है। तो डी अगर मैं बोलूं कि आसाम, तो इसका तो इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा, क्योंकि डी के लिए केवल यही एक बचता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। डी के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज बचता है, सी के लिए आपका राजस्थान, आपका क्योंकि बी क्यू में पढ़ता है, ए गुजरात में है कॉमर्स कॉलेज में, सी ही एक है ना जो आर्ट्स कॉलेज में रहेगा, ठीक है। तो सी के लिए हो गया सी, ए, बी, सी, राजस्थान, गुजरात, केरला, आसाम, इतना हो गया। एस और क्यू आपको मिल गया, बी जो है वो क्यू में है, ठीक है। यानी साइंस कॉलेज आपका क्यू में है, ये देखिए साइंस कॉलेज क्यू में आ गया आपका, ठीक है। सिटी क्यू में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा आप लोग देखिए। कॉमर्स कॉलेज गुजरात में है, ए पढ़ रहा है, आर्ट्स कॉलेज एस में है, सी पढ़ रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में है, डी पढ़ रहा है। तो बी कहाँ पढ़ रहा है, बी क्यू सिटी में पढ़ रहा है जो केरला में है, और वही साइंस कॉलेज में पढ़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व सिटी क्यू इज द करेक्ट आंसर। थर्ड इज सी इज स्टडीइंग इन, सी कहाँ पढ़ रहा है, सी राजस्थान में पढ़ रहा है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज नॉट स्टडीइंग इन सिटी एस, इज इट करेक्ट। एस में कौन पढ़ रहा है, सी पढ़ रहा है, डी नहीं पढ़ रहा है, तो यस दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो सॉरी दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज नॉट स्टडीइंग इन सिटी एस, ठीक है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम, डी। एक चीज और, अब यहाँ या तो P आएगा या यहाँ P आएगा या यहाँ R आएगा या यहाँ R आएगा, P और R का कोई भी प्लेस अभी निर्धारित नहीं किया है। तो अगला क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इंजीनियरिंग कॉलेज। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के रिगार्डिंग सी इज स्टडीइंग देयर, नो, रॉन्ग है। बी इज स्टडीइंग देयर, नो, रॉन्ग है। इट इज लोकेटेड इन गुजरात, नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज आसाम में है क्योंकि डी आया है इंजीनियरिंग कॉलेज में और ये आसाम में पढ़ रहा है डी, ठीक है। देन डी इज स्टडीइंग देयर, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, डी इज स्टडीइंग इन इंजीनियरिंग कॉलेज। अगला है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। यस, इंजीनियरिंग कॉलेज इज लोकेटेड इन आसाम। तो आपको केवल एक टेबल बनानी है, और मैंने तो पहले यहाँ लिख दिया। आप एक काम करिए, आपको जैसे जैसे स्टेटमेंट देता है ना वैसे वैसे लिखते जाइए। कुछ डुप्लीकेसी होगी उसको मर्ज कीजिएगा, और ऐसा करके आपको एक टेबल मिलेगी। आप इजीली सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। इसमें कुछ सीक्वेंस दिया, हमने सीरीज वाला पढ़ा है। मैंने आपको बताया था सीरीज कई तरीके की हो सकती हैं। तो जो इसमें सीरीज दी है आपको ध्यान से देखना है, एंड आप लोग पहले गेस करिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो लेट्स सी 4 12 95, 4/12/95। आपको कोई डेट जैसा दिख रहा है? यस, कॉमा 1196, 1196 ये डेट ही है। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट डेट्स दी हुई हैं। देन 29/196, 29/196, ओके। देन आपका दिया है 26/296, 26/296। ठीक है, अब आप देखिए ईयर आपको 95, 96, 96, 96, लेकिन दिसंबर 95, जनवरी 96, देन जनवरी 96, देन फरवरी 96। यानी देखिए आपको कुछ डेज से चीज़ें बढ़ रही हैं, वही डेज आपको काउंट करने। 4 दिसंबर से 1 जनवरी कितने दिन हुए? दिसंबर में होते हैं टोटल 31 डेज। 4 दिसंबर से 1 जनवरी यानी 27 डेज हो गए आपके दिसंबर के, प्लस एक दिन हो गया जनवरी का 28। अब यही 28 अगर इसमें ऐड कीजिए 29 जनवरी। अब 29 जनवरी में जब आप ऐड करेंगे 28, तो जनवरी कितने दिन की होती है? 31। ठीक है, तो 2 तो आ जाएंगे इधर 31 जनवरी में, और 2 कम कर देंगे तो 26 बचा, यानी 26 फरवरी। ठीक है, अगला आपको फिर इसमें 28 डेज ऐड कर देने हैं। 28 डेज ऐड करेंगे तो आप यहीं पे ट्रिक है। 96 इज अ लीप ईयर, 1996 इज अ लीप ईयर। यहाँ पर 29 डेज की फरवरी होगी, आप 28 डेज पे मत कैलकुलेट करिएगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये लीप ईयर है, 29 डेज की फरवरी होगी, तो इसमें 3 घटाइए, क्योंकि 26 + 3 29 होता है, तब आपका फरवरी का मंथ खत्म हो जाएगा। तो -3 कर दीजिए, बचा 25। तो फरवरी मंथ में चले गए 3 दिन, बचे 25 जो आएगा मार्च मंथ में। तो 25 मार्च 96 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स स्टॉप हियर। आज के लिए इतना ही। आप लोग आगे क्वेश्चंस करिएगा, एंड ऐसे जो भी आपके क्वेश्चंस है आप लोग करिए। ठीक है, जो हम एग्जाम में आपके आ चुके हैं उनको कराते हैं, लेकिन आप लोग इस ऐसे ही और जस्ट आप नंबर्स चेंज करके क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ठीक है, टेबल वाले जो क्वेश्चंस है जिसमें कई सारे, अभी जैसे इसी में 4-5 दे दिया, PQRS दे दिया, ABCD दे दिया, सिटीज दे दिया, स्टेट्स दे दिया, इनको प्रैक्टिस से आप कर पाएंगे। ठीक है, इतना जल्दी ये तुरंत सबसे अच्छी ट्रिक यही है टेबल बना के करने वाली, बस प्रैक्टिस ही जरूरी है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन और आवर न्यू वीडियोज। एंड थैंक्स टू माई ऑल स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे विश किया टीचर्स डे पे। इट रियली फेल्ट ग्रेट, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच आप लोगों की इतनी प्यारी, इतने सम्मान के लिए आप लोगों ने इतना मान दिया। थैंक यू सो मच। आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी। एंड आप सब लोग बस खुश रहिए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो डोंट हेजिटेट टू आस्क इन कमेंट बॉक्स और थ्रू द मेल। ठीक है, ईमेल में आप मेल कर सकते हैं, आप पेपर की फ़ोटो लेके हमें कमेंट में अटैच कर सकते हैं, या आप अपने क्वेश्चन के पेपर की फ़ोटो लेके हमें आप मेल बॉक्स में भेज सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, एंड बस जस्ट स्काई इज़ द लिमिट। सो डोंट नेवर हेजिटेट टू डू हार्ड वर्क, और पढ़ना मत भूलिए, मत छोड़िए। सो जस्ट लेट्स कंटिन्यू अब हमारी जो जर्नी है, लेट्स कंटिन्यू टू दैट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।